नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया। आज जिस खबर की हम चर्चा करेंगे, जिस खबर पर हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे, वह है कि भारतवर्ष में इस समय कोयले के उत्पादन और कोयले का जो भंडार है एक गंभीर रूप से नीचे क्यों आ चुका है, इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा और कोयले का उत्पादन अगर कम रहता है तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कोयले के भंडार की। कोयले के भंडार इस समय पावर प्लांट्स में 2 से 5 दिन के ही बचे हैं और यह काफ़ी गंभीर है बिकॉज 61 से 62% इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वह थर्मल बेस्ड है। अगर कोयले के भंडार नहीं बढ़ते हैं तो इसका सीधा प्रभाव जो है वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में पड़ेगा। अगर कोयला नहीं होगा तो पावर प्लांट्स कैसे चलेंगे, पावर प्लांट्स नहीं चलेंगे तो बिजली का उत्पादन कैसे होगा, अगर बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो इस समय इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और कंज्यूमर में हम देख सकते हैं स्लो डाउन आएगा। बिजली की ज़रूरत एग्री सेक्टर में है, बिजली की ज़रूरत इंडस्ट्रियल में है और बिजली की ज़रूरत हम जानते हैं इस समय कंज्यूमर में भी है बिकॉज कंज्यूमर डिमांड अक्सर विंटर मंथ्स में ऊपर जाती है। तो हो सकता है इस समय इस क्वार्टर के अंदर कोयले के भंडार की गिरावट की वजह से बिजली का कंजम्पशन नीचे जाए और जिसका सीधा प्रभाव इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ सकता है। मगर ऐसा क्यों हुआ? इसका प्रमुख कारण यह है कि इस साल कोल इंडिया ने उत्पादन कम करा है। इस साल कोल इंडिया का उत्पादन एक तरह से बारिश की वजह से इफेक्ट हुआ है और हिंदुस्तान का करीब 25% जो कोयला है वह इंपोर्ट होता है और हम जानते हैं कि जो कुछ बड़ी कंट्रीज़ में इस समय इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आ रखी हैं, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना, उनको लेकर के भी कोयले की जो अवेलेबिलिटी है वह कम हो रही है। तो इस समय एक डबल वैमी, एक डबल मार पड़ रही है। भारत में कोयले का प्रोडक्शन कम हो गया है और एनर्जी डिमांड ऊपर जा चुकी है। मगर इस समय जो गंभीर सिचुएशन है, इस गंभीर सिचुएशन से निकलने के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और इस समय हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या कड़ा सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। जाहिर है ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जब निकलेगा जब सेंटर और स्टेट एक प्रकार की नई नीति निकालें, कैप्टिव कोल को लेकर के कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं और प्राइवेट सेक्टर को इस समय इनवाइट करना चाहिए कि वह माइनिंग के अंदर जो निवेश कर रहे हैं वो निवेश की प्रक्रिया को और बढ़ाएं। चलिए, तो ये थी आज की बड़ी खबर जो कि फोकस में थी, लेकिन हम रुक करेंगे दूसरी और बड़ी खबरों की ओर। कोयला संकट को लेकर सरकार बीते कुछ दिनों से एक्शन में दिखाई दे रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री को निर्देश दिया था कि तुरंत कदम उठाएं। आज पीएमओ भी एक्शन में आया। दोपहर करीब 1:15 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी ने कोयला और ऊर्जा सचिवों को बुलाया और ताजा स्थिति के बारे में उनसे पूछा। दोनों सचिवों ने कैबिनेट सेक्रेटरी को कोयले के हालात पर एक प्रेजेंटेशन भी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कोयला और ऊर्जा मंत्रियों से मुलाकात भी की और मंत्रियों ने भी पीएम मोदी को कोयले को लेकर हालात के बारे में अपडेट किया है। कोयला मंत्री ने कहा है कि हफ्ते भर में कोयले की किल्लत खत्म हो जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगे। कोयला संकट पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस संकट को जल्द दूर कर लिया जाएगा। कोल शॉर्टेज की सिचुएशन हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर बातें हो रही हैं। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? एज ए कोल मिनिस्टर अभी स्थिति क्या है? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोल तो बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा बारिश के कारण इंटरनेशनल प्राइस जो बहुत ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त ज़्यादा हो गया और पावर डिमांड अचानक बढ़ गए। अच्छा, कई स्टेट्स जो हैं, करीब 11 से ज़्यादा स्टेट्स हैं जो इस बात का लगातार कह रहे हैं कि उनके यहाँ पावर शॉर्टेज है, उनके पावर प्लांट्स के पास कोल नहीं है। लगातार वो सरकार से इंटरवीन करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या सच में स्थिति ऐसी है या फिर राज्य जो है एक माहौल बना रहे हैं कि उनके पास इस तरह की शॉर्टेज है? सम स्टेट्स दे रिक्वेस्टेड अस नॉट टू सप्लाई द कोल, दैट इज इन जून। See, if I say the name of the state, then it will become politics. I don't want to do at this point of time. स्थिति कब तक सुधर जाएगी? हम क्या उम्मीद करें? एक सप्ताह में सुधर जाएगा, क्योंकि आज भी हम 1.94 मिलियन टन हम सप्लाई किया है। आज भी वो कंटिन्यू होगा, कल भी कंटिन्यू होगा और 21st 22nd से 2 बिलियन टन होगा।
तब से स्थिति 100% सुधर जाएगी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, क्या क्योंकि आपने कोल ऑक्शन के 3rd ट्रांच की शुरुआत की है, तो जो मौजूदा माहौल है कोल की डिमांड, आप भी कह रहे हैं कि 40 साल तक कोल की स्थिति रहने वाली है, कोल की डिमांड रहेगी, और जो स्थिति हम देख रहे हैं, हम रिन्यूएबल की बात कर रहे थे, अचानक कोल शॉर्टेज की बात हो रही है, तो क्या ये एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनियों के लिए एक बेहतर समय है कि वो आए इसमें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीज आर दी सी, मैंने ये कहा कि वी कैन नॉट विदाउट कोल वी कैन नॉट फर्दर, हमको रिन्यूअल भी चाहिए। रिन्यूअल भी अगर हम 50% हम रिन्यूअल से भी उत्पन्न करते हैं तो 50% कोल चाहिए, और हमारा डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए डिपेंडेंसी ऑन बिल कोल बेयर फॉर 40 years, दिस इज व्हाट आई हैव सेड। वहीं देश के पूर्व कोयला सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि मौजूदा संकट सरकारों के रवैये से पैदा हुआ है। गर्ग का कहना है कि कोयला सप्लाई को लेकर देश में ढांचागत सुधारों की जरूरत है। एक्चुअली प्रीएम्प्ट तो करना चाहिए था, लेकिन ये समस्या हमने खुद पैदा की है। आप अगर 4 महीने पहले की खबरें देखें तो कोल इंडिया के पास 100 मिलियन टन का स्टॉक रखा था। पावर कंपनी स्टेट जो है उसको उठा नहीं रही थी, क्योंकि ये एक धारणा बनी हुई थी कि पावर सप्लाई की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और पावर कंपनियां ज़्यादातर स्पेशली स्टेट डिस्कॉम्स जो हैं उनके पास कोयले का पैसा देने के लिए पैसा नहीं होता है, इसलिए वो पेमेंट भी नहीं करते थे। बहुत सारे पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग हो गए, तो कोल इंडिया ने भी थोड़ी सप्लाई उसको रिस्ट्रिक्शन किया है। पिछले साल कुल मिला के जितना कोयला उत्पादन हुआ उसका 80% कोयला ही उठाया गया, करीब 15 से 20% कोयला उसके पास रह गया। और ये मौका एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये मौका ऐसा है जिसमें हमें स्ट्रक्चरल सुधार करने चाहिए, क्योंकि ये जो टेम्पररी सिचुएशन बनी है, ये टेम्पररी सिचुएशन वापस भी बन सकती है अगले 2-3 महीने के बाद, जब पावर की डिमांड वापस हो, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चरल सप्लाई जो है वो हम अभी हालांकि रिन्यूएबल्स वगैरह आ रहे हैं, बट रिन्यूएबल्स के कारण से उतनी नहीं बढ़ रही है। अगर डिमांड आपकी 5 से 10% बढ़ जाए किसी भी समय, तो केवल कोयला ही है जो आपको फ्लेक्सिबल सप्लाई दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगले वित्त वर्ष की बजट तैयारियों की आधिकारिक तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, सरकार का फोकस इस बार बजट में क्या रहेगा, इन सभी बातों की चर्चा आज से शुरू हो गई है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, हम ये कह सकते हैं कि आज से अगले वित्त वर्ष के लिए, यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट बनाने की जो औपचारिक प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हो गई है। और आज जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के ऊपर बैठक हुई है, जिसमें कि एस्टिमेट्स हैं जिनको कि अतिरिक्त फंड की जरूरत होती है, जो कि मौजूदा स्कीम्स हैं या जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। खास तौर से अगर आप फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, जल शक्ति मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर है, जहां पे कि तमाम ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं जिनको कि अतिरिक्त फंड्स की जरूरत होगी उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष के लिए जो बजट के एस्टिमेट्स हैं उस पर भी चर्चा होगी कि मंत्रालयों को कितने रकम की जरूरत होगी, उनके पास कौन कौन से ऐसे स्कीम्स हैं जिनमें अतिरिक्त फंड की जरूरत होगी, उस पर भी चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर आप देखें तो आगामी बजट जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी अहम साबित होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक हालात अब लगभग नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? विनिवेश पर काफी फोकस होने वाला है, क्योंकि इस चालू वित्त वर्ष के लिए जो टारगेट 5 लाख करोड़ है जो कि पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी तक। बिग टिकट्स डाइवेस्टमेंट में सिर्फ एयर इंडिया में ही सफल। अगले वित्त वर्ष में आप इसमें तेजी देखेंगे और इस टारगेट को बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ जॉब क्रिएशन पर फोकस होगा, क्योंकि कोरोना के बाद हालात काफी बदतर हुए हैं। उन इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं जो नई नौकरियां पैदा करेंगी। साथ ही साथ कंजम्पशन बढ़े, इसके लिए जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी सरकार जो है कुछ रियायत दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर आज एक बड़ी खबर आई है। सितंबर महीने में रिटेल महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है और फूड प्रोडक्ट्स के दाम कम होने से खुदरा महंगाई दर घटकर 4.35% पर आ गई है, जो कि पिछले महीने यानी अगस्त में 5.30% थी। सालाना आधार पर अगर हम देखें तो पिछले साल सितंबर 2020 में रिटेल महंगाई दर 7.27% थी। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक फूड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर इस साल सितंबर में 0.68% रही है।
ये पिछले महीने 3.11% के मुकाबले काफी कम है और आज ही औद्योगिक उत्पादन यानी आईआईपी के आंकड़े भी जारी हुए हैं। आईआईपी अगस्त में सालाना आधार पर 11.9% रही है, जो कि पिछले महीने के 11.5% थी। एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अगस्त में 9.7% की रफ्तार से बढ़ी है। माइनिंग आउटपुट की बात करें 23.6% की ग्रोथ यहां दर्ज हुई है, जबकि बिजली उत्पादन में 16% की ग्रोथ रही है। अगस्त 2020 में आईआईपी 7.1% गिरी थी। अप्रैल से अगस्त के दौरान आईआईपी में 28.6% की ग्रोथ रही है, जबकि पिछले साल इसी महीने में 25% सिकुड़ी भी थी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने एयरलाइंस को 18 अक्टूबर से अपनी पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी है, यानी एयरलाइंस सभी रूट्स पर पूरी क्षमता के साथ विमान सेवाएं दे सकेंगी। तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। एविएशन सेक्टर के लिए, सभी एयरलाइंस के लिए ये राहत भरी खबर है। एविएशन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को 100% नेटवर्क क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। ये नियम 18 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, यानी कि देश की सभी एयरलाइन, फिर वो चाहे विस्तारा, स्पाइसजेट, इंडिगो एयरलाइन हो, ये तमाम एयरलाइन अपनी नेटवर्क क्षमता का पूरा इस्तेमाल करेंगी और जो कोविड से पहले जो भी फ्लाइट की संख्या थी उनका पूरा इस्तेमाल करते हुए 100% नेटवर्क कैपेसिटी के इस्तेमाल के साथ में फ्लाइट ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। हालांकि हवाई किराए में फिलहाल जो कैपिंग व्यवस्था लागू है उसको लेकर के कोई फेरबदल नहीं है, इसको लेकर के कोई आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मई 2020 में कोविड के चलते जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद एयरलाइंस को उनके ऑपरेशंस पर रोक लगाई गई, लेकिन जैसे जैसे सरकार ने इसमें ढील दी तो नेटवर्क क्षमता में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी की गई। फिलहाल सभी एयरलाइन केवल 85% नेटवर्क क्षमता का ही इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब 18 अक्टूबर से सभी एयरलाइन अपनी 100% नेटवर्क क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगी और ये हवाई मुसाफिरों के लिए भी अच्छी और राहत भरी खबर होगी। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर महीने में करीब 70 लाख लोगों ने हवाई सफर किया है और उनका भरोसा एविएशन सेक्टर को लेकर के बरकरार है, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है कि सभी एयरलाइंस अपनी नेटवर्क कैपेसिटी का 100% यूटिलाइजेशन कर सकती हैं। चलिए अब बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर आज आखिरी घंटे में अच्छी खरीदारी हमने देखी है। निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पे बंद हुआ है, वहीं बैंक निफ्टी ने भी नया शिखर बनाया है। बाजार का पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। बिल्कुल, आज मार्केट के अंदर सुबह क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर थे तो हमने हल्के सपाट ही कारोबार के साथ शुरुआत की थी और पहले आईटी का प्रेशर मार्केट पर आया और उसने दबाव बनाया, लेकिन दोपहर होते होते आईटी और बैंक दोनों ने कंबाइन एफर्ट्स दिखाए बाजार को रिकवरी के लिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बकायदा हरे निशान में जाके बंद हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज ये है कि आज दिन भर बाजार एक दायरे में रहा। रिकॉर्ड स्तरों पर हमने फिर से क्लोजिंग आते हुए देखी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। आज अगर सेक्टर के हिसाब से देखें या फिर और खबरों के हिसाब से देखें तो आईटी को छोड़ के ज़्यादातर सेक्टरों का पार्टिसिपेशन था, वो चाहे वेटेज वाले हो या कंजम्पशन के हो या फिर बैंक्स के गुना हो। एक पॉइंट और थी, आज एक अच्छी खबर आई कि देश में बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर भी खबर आ चुकी है कि 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी और भारत बायोटेक की ही वो दवा होगी। टीसीएस के खराब नंबर की वजह से आईटी में थोड़ा प्रेशर आया था और साथ ही जीएम ब्रिवरीज के भी नंबर्स आ गए थे, इससे आज लिकर स्टॉक्स भी चले हैं। मैं एक एक करके आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें रखता हूं कि आज के निफ्टी के टॉप गेनर कौन से थे। आज टाइटन सबसे अच्छा चलने वाला शेयर बना और इसने 6% की मजबूती दिखाई। एसबीआई बैंकिंग में लीडर साबित था, ये लगातार 2 दिन से चल रहा है। हिंडाल्को और नाल्को दोनों ध्यान देने वाले शेयर है क्योंकि चाइना में एल्यूमिनिया के जो दाम है वो रिकॉर्ड स्तरों पर है और बाजार बंद होते होते खबर यह आई कि नाल्को के अंदर राकेश झुनझुनवाला ने करीब 1.25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी को खरीदा है। अब आपको लूजर्स दिखाता हूँ। एचसीएल टेक सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर बना, आईटी में से 3.5% की गिरावट इसमें से थी। हालांकि इसके अलावा कोल इंडिया के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय अब खुद नोटिस कर रहा है हर चीज़ को और कोयले के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आज हमको दिखी, 200 के अहम लेवल से ये टूट गया। श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, कुछ एक और शेयर्स थे जो आज कमजोरी के साथ थे। आज मिड कैप गेनर्स की लिस्ट में अगर आप देखेंगे
तो बैंकिंग, खासकर मझोले बैंक्स काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसमें कैनरा बैंक और इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक के अंदर जो बढ़त है वो आज करीब 10% की थी, और कैनरा बैंक जो कि F&O बैन में है, आज उसके अंदर फिर से मजबूती आई है। एडोरेंस टेक्नोलॉजी और सरकारी कंपनी भेल, जिसकी विनिवेश को लेकर बातचीत फिर से बाजार में बहुत तेज़ है, ये शेयर भी चले हैं। मिड कैप में आज धानी सर्विसेज, JSW एनर्जी, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर्स ये आज कमज़ोर बंद हुए हैं। सेक्टर के हिसाब से FMCG आज ठीक था, रेडिको खैतान और मैरिको जैसे शेयर्स ने अच्छी बढ़त दिखाई। मेटल्स में वेदांता ने लीड किया, रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने, और निफ्टी बैंक में फेडरल बैंक ने आज लीड किया है। ये कुछ एक आज के सेक्टर्स थे जो आपको चलते हुए दिखे हैं। चलिए, ये था बाजार का आज का पूरा राउंडअप, लेकिन नतीजों का महीना शुरू हो चुका है। कल दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस के नतीजे भी आएंगे। कैसे रह सकते हैं नतीजे, ये बता रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट शरद दुबे। इन्फोसिस के दूसरे तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का ऑलमोस्ट 5.7% का ग्रोथ आएगा, जो ऑलमोस्ट $3,996 मिलियन का आएगा। रेवेन्यू में भी ऑलमोस्ट लगभग उतने ही ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मार्जिन्स का जो एक पोर्शन है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मार्जिन्स का अनुमान है कि 100 बेसिस पॉइंट से लगभग कम मार्जिन्स आएगा, जो 22.6% का ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे आएगा। मार्जिन्स पे जो है इम्पैक्ट पे उस पर हम लोग फोकस रखेंगे, और नेट प्रॉफिट जो रहेगी लगभग 2% आपका एक्सपेक्टेशंस है 5,294 करोड़ रुपीज़ के लिए। एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात कर ले तो डील रैंप अप्स वो जो रहेगी अपने रिकॉर्ड हाइस पे रहेगी, और ओवरऑल जो है कैश फ्लो जनरेशन जो बोलते हैं वो डील्स के कारण एक अच्छी देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के बारे में बात करें तो वो जो है 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ेगी, और एक पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने मिल सकती है इस रेवेन्यू ग्रोथ के लिए जो डालमर डील है उसके कारण बढ़ेगी। मार्जिन्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा 110 बेसिस पॉइंट्स का, और इसके दो रीज़न होंगे। सबसे पहला होगा जो वेज हाइक्स हो रही है जो कंपनी कर रही है वो रहेगा, और दूसरी बात है जो ट्रांजिशन कॉस्ट होती है जो डालमर की बड़ी डील हुई है उसके खर्चे के जो है प्रेशर भी जो है आपके मार्जिन्स में दिखने वाले हैं। कंपनी जो कह रही है कि जो डील विन है वो रोबस्ट रहेंगे, और अगले 2-3 क्वार्टर में भी जो डील्स है स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कंपनी जो है गाइडेंस भी देती है, और वो एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट का कि जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है उसे बढ़ाया जाए, जो अभी जो ग्रोथ बैंड है 16 से लेकर 18% तक, लेकिन मार्जिन में कोई गाइडेंस नहीं बढ़ाया जाएगा, और वो जो है ऑलमोस्ट सपाट रहेगा, ऑलमोस्ट 22 to 24% जो उसका कंपनी की एवरेज गाइडेंस पे रहती है। और इन्वेस्टर की फोकस रहेगी ओवरऑल जो है डिमांड आउटलुक पे कि क्या आगे कमेंट्री होने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेशन है इन्फोसिस के दूसरे तिमाही के नतीजे के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस के बाद विप्रो की बात भी कर लेते हैं, जहाँ पर दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, और शरद से एक बार फिर से जान लेते हैं कि कैसे रह सकते हैं विप्रो के नतीजे। विप्रो के दूसरे तिमाही नतीजे भी आने का एक्सपेक्टेशंस है, और सबसे पहले बता दूं कि तीनों IT स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस रहेगा। विप्रो का 7% डॉलर रेवेन्यू का ग्रोथ है, ग्रॉस रेवेन्यूज़ में भी ऑलमोस्ट 6% का ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं और नेट प्रॉफिट है उनमें जो है एक टाइप से डाउन टिक देखने को मिल सकता है। एबिट जो है एक्सपेक्टेशन से 11% गिरेगा, और जो मार्जिन्स में दबाव देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा होगा। 16.55% पे एबिट मार्जिन्स का एक्सपेक्टेशन है। नेट प्रॉफिट में भी और लगभग 12% का गिराव एक्सपेक्ट कर सकता है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल रहेंगी? ऑफकोर्स जो डॉलर रेवेन्यू की जो गाइडेंस उन्होंने दी थी दूसरे तिमाही के लिए वो जो है एक्सीड करने का एक्सपेक्टेशन है। 5 to 7% लास्ट क्वार्टर में दिया गया था विप्रो का गाइडेंस दूसरे तिमाही के लिए। तो ऑफकोर्स जो आपकी स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो बैंड है उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिले टॉप लाइन नंबर्स में। और जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशंस है ये दो कारण के होंगे। एक होंगे आपके डील्स हो रहे हैं, जो सबसे पहले मेट्रो डील और जो कैप्को का जो डील है वो इंटीग्रेट हुए कंपनी में, उसके कारण जो है एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखने मिलेगा स्टॉक्स के लिए। और जो FY22 उसका एबिट मार्जिन गाइडेंस जो कंपनी ने कहा है वो है 17 से लेके 17.5% तक। तो उस पर जो है मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी कि वो घटाते हैं कि नहीं। हालांकि प्रेशर तो वही रहेगी कि जो है एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो मार्जिन गाइडेंस मैनेजमेंट घटा दे। उसके अलावा जो है ओवरऑल मार्जिन्स में जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 125 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। वेज हाइक के कारण होगा और आपके कैप्को इंटीग्रेशन के कारण होगा। और ये जो 1 महीने की जो वेज हाइक हुई है तो वो जो रहेगी ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्जिन्स को लेके। और क्रॉस करेंसी जो ट्रांजैक्शंस हुई है और वॉलेटिलिटी देखने मिली है उसमें भी
मार्जिन्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है विप्रो में जो है टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी देखने को एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मार्जिन्स में मार पड़ सकता है और उसके कारण जो है गाइडेंस भी गिर सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस है आपको विप्रो के दूसरी तिमाही के नतीजे के लिए। आगे बढ़ते हैं। कारोबारी माहौल में जिस तरह की रिकवरी दिखाई दे रही है, ये कितनी टिकाऊ है और ग्राउंड पर क्या हालात हैं, इस पर हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने बात की है आईएफएल ग्रुप के चेयरमैन निर्मल जैन से। इससे पहले मैं आपसे एक बिजनेस पर्सन की तरफ से एक देश पे आपका क्या नजरिया बन रहा है, इकोनॉमी का क्या हाल आपको लग रहा है? आप एनबीएफसी के बिजनेस में आजकल काफी टाइम स्पेंड करते हैं, ऑन ग्राउंड डिमांड कैसी लग रही है आपको? आपका क्या थॉट्स है? बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं नई चैनल के लिए। और इस समय इकोनॉमी और बिजनेस का जो माहौल है और जो हाल मुझे दिख रहा है वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। जो हालात हैं बहुत तेजी से सुधर रहे हैं और जो पिछले 1.5 साल से कोविड की वजह से एक तरह से बिजनेसेस थोड़े आधे बंद हो गए थे, कुछ अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे थे, अब वो काफ़ी तेजी से एक्चुअली बहुत जगह पर तो हम देख रहे हैं कि पेंट अप डिमांड है, तो एक बूम जैसा एनवायरनमेंट है। अभी भी हो सकता है कि छोटी मोटी थोड़ी सी चीज़ें इम्पैक्टेड हो, पर ब्रॉडली मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमी में काफ़ी पॉजिटिव और एक मैं कहूँगा कि ऑप्टिमिज्म और एक उत्साह का माहौल है। निर्मल जी, आपने पिछले कई दशकों में इनफैक्ट करीब 25-30 साल से आपने काफी बिजनेस साइकिल्स देखे हैं। इस समय जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, जो बिजनेस कॉर्पोरेट इंडिया का फीडबैक है आपके ग्रुप में, आपके खुद की कंपनी में, विदेशी निवेशकों का जो रुझान बन रहा है, इनफैक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो एकदम बाढ़ जैसी आ गई है, चाहे वो फोलियो देखें, चाहे वो डीमैट अकाउंट्स देखें। ये साइकिल जो है, जो बिजनेस साइकिल टर्न हो रहा है, ये आपको कितना ड्यूरेबल लगता है? क्योंकि आपने बहुत तेजी मंदी और आपने काफी बिजनेस साइकिल्स देखे हैं इंडियन इकोनॉमी में। बिजनेस साइकिल और स्टॉक मार्केट के साइकिल को हमें अलग अलग रखना चाहिए और उन्हें अलग अलग उनका एक अलग अलग दृष्टिकोण होगा देखने का। क्योंकि क्या होता है, स्टॉक मार्केट के साइकिल कभी बिजनेस साइकिल से आगे चलते हैं, तो जिस समय बिजनेस साइकिल नहीं सुधरे पर स्टॉक मार्केट आगे का देखकर उसे तुरंत उसमें इम्पैक्ट आ जाता है। पर जहां तक बिजनेस साइकिल का सवाल है, मैं समझता हूँ अभी भी सुधरना, मतलब उसमें तेजी का जो माहौल अभी शुरू हुआ है तो कुछ समय तक चलेगा। और इसमें अगर आप देखो कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है और पहली बार बहुत सालों बाद हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम एक नए इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पहले नहीं दिख रहा था वो अब कुछ दिखने लगा है और काफी प्राइवेट सेक्टर अब बड़े कैपेक्स की पिछले कई सालों से हमने नहीं देखा था। तो मैं समझ रहा हूँ कि बिजनेस के साइकिल का जो अप ट्रेंड है वो अभी भी शुरू हुआ है और वो कुछ सालों तक रहेगा और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें ये है कि हर क्राइसिस के बाद में बिजनेस का माहौल सुधरता है, क्योंकि क्राइसिस में गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट करती है और जो एक पेंट अप डिमांड भी आती है। उसके अलावा जो साइकिल में जो दबा हुआ माहौल था वो वापस उस बेस के ऊपर काफी अच्छा लगता है। दूसरा, इस समय जो विदेशी निवेशकों का रुझान बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि लोग चाइना से एक तरह से थोड़े डरे हुए हैं और थोड़े ऊब गए, उनकी जो एरेटिक पॉलिसीज है और वहाँ पे एक ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया था। तो बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं वो चाइना को ओवर ओन करते हैं और इंडिया को अंडर ओन करते हैं। मतलब जो चाइना का पोटेंशियल है उससे ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, या जो चाइना का शेयर होना चाहिए उसकी, मतलब अगर आप रिलेटिव दृष्टिकोण से देखें तो। और इंडिया में रिलेटिवली उनका इन्वेस्टमेंट कम है, पर वो हमेशा ये देख रहे थे कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो रुके हुए थे। पर जहाँ तक एफडीआई इन्वेस्टमेंट है जो कि स्टॉक मार्केट के जरिए से नहीं आता है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि जो बिजनेस साइकिल है उसका अप ट्रेंड अभी भी शुरू हुआ है, तो वो काफ़ी समय तक चल सकता है। कम से कम 3 से 5 साल तक मैं समझता हूँ कि बिजनेस साइकिल का अप ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए, इसी नोट पे हम फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आज के स्वदेशी रो से बाद साथ ही आपको बताएंगे मनी मंत्रा में आज क्या रहा खास।